हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द कंटेम्प्रेरी ड्रामा। द कंटेम्प्रेरी ड्रामा बिगेन विद द रिजेक्शन ऑफ 19th सेंचुरी रियलिस्ट मॉडल इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो कंटेम्प्रेरी ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई? जो 19th सेंचुरी का जो रियलिस्ट मॉडल था, जो जिसमें रियलिज्म नेचुरलिज्म था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करके नया लेकर कुछ आए थे। एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड टुक द सेंटर स्टेज। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट है आपके कंटेम्प्रेरी ड्रामा के लिए। बर्टोल्ट ब्रेट, हार्लोट पिंटर एंड यूजीन ओनील वेर अ फ्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द कंटेम्प्रेरी एज। ब्रेट्स मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन वेर रिटर्न अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द राइज ऑफ हिटलर। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ब्रेट के काम के। तो ड्रामा इन कंटेम्प्रेरी पीरियड्स में हम देख लेते हैं। इंस्पायर्ड बाय द चेंजेस इन द लिटरेरी एंड आर्ट वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी, in which numerous new artistic movement like cubism, surrealism and futurism took place। तो कंटेम्प्रेरी ड्रामा के अंदर क्या चीज़ आती है, उसमें बहुत सारे 19th सेंचुरी की मैं बात करी जाए तो बहुत सारे नए आर्टिस्टिक मूवमेंट आए थे। तो अगर क्यूबिज्म को सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो क्यूबिज्म एक मूवमेंट ऑफ आर्ट, स्पेशली इन पेंटिंग्स कहा जाता है, जिसमें क्यूब्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर पेंटिंग की जाती है। लेकिन उन पेंटिंग्स का जो जो पीछे का जो मतलब होता है, उसका मतलब अबंडन, मतलब छोड़ देना या सोसाइटी से अलग हो जाना, फ्यूचरिज्म में वो वाली बातें करना जो फ्यूचर में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों से कंटेम्प्रेरी ड्रामा बना था। A number of theatrical movements arose which rejected the 19th century realist model, choosing instead to play with the language and element of dramatic convention। तो जो उनकी रिजेक्शन के बाद, जो रियलिस्ट मॉडल की जो रिजेक्शन थी, उसको रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या चूज़ किया था? उन्होंने ये चूज़ किया कि हम लोगों को वो प्ले दिखाएं जिसमें वो ड्रामेटिक कन्वेंशन वाले जो टेक्निक्स होती हैं, लाइट वाला, साउंड वाला, उनके थ्रू लोगों को बताना। ऑल दिस टुगेदर फॉर्म द ड्रामा of sorry contemporary age. These include the Brettian's epic theatre, Artaud's theatre of cruelty and the so-called theatre of absurd। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें कि एपिक थिएटर या थिएटर ऑफ क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी आर्टोड के नाम पे मानी जाती है। उन्होंने इसको काफ़ी फेमस किया था। इसमें होता ये कि इसमें साउंड और लाइट इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि वो लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। द ऑडियंस सेंसेस वेयर असॉल्टेड विद इन मूवमेंट, लाइट एंड साउंड, जिसको क्रूएल माना जाता है। आप सडनली इतनी तेज़ लाइटिंग, इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं कि वो कानों में चुभती है। तो और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब है जिसमें अजीबोगरीब चीज़ें करना, लाइक ऐसे प्ले करना जिसका कोई सेंस नहीं आता, जिसमें डायलॉग समझ में नहीं आते। लेकिन और एपिक थिएटर का अगर सिंपल टर्म्स में मतलब देखा जाए तो वो मतलब आता है जिसमें आप वो लोगों को दिखाते हो जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ब्रेट का ये प्ले लाने का सिंपल मोटिव ये था कि वो लोगों को, स्पेशली ऑडियंस को, मतलब इमोशनली उनको उससे कनेक्ट नहीं करे। वो चाहते थे कि लोग अपने सेंसेस में रहकर जो भी ड्रामा प्ले जो भी चल रहा है उसको आप जजमेंट, उसकी आप सही जजमेंट करें। तो हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ छोटे से शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं। पहला है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर अरोज इन द अर्ली टू द मिड 20th सेंचुरी फ्रॉम द थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ द नंबर ऑफ थिएटर प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग, इनके फेमस नाम है एरविन पिकेटर, व्लादिमीर मायोस्कोस्की एंड वेस्वोल्ड मायोर होल्ड एंड मोस्ट फेमसली बर्टोल्ट ब्रेट। तो ये सारे जो आते हैं ये हमारे एपिक थिएटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है एपिक थिएटर रिजेक्ट द कोर टीनेंट ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। लाइक जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, व्हाट इज रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। जो चीज आपकी जैसी है हम ऑडियंस को वैसे ही सर्व कर देते हैं, वैसे ही थ्रू ड्रामा दिखा देते हैं। तो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। तो एपिक थिएटर में जो आपको ड्रामा देखने को मिलेगा वो रियलिज्म और आपके नेचुरलिज्म से बिल्कुल ही अपोजिट होगा। असर्टिंग दैट द पर्पस ऑफ अ प्ले
मोर देन एंटरटेनमेंट और इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो इसका ये मतलब नहीं होता था कि जो प्ले है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो या हम किसी भी रियलिटी की नकल कर रहे हैं। इमिटेशन मीन्स नकल करना, इज टू प्रेजेंट आइडिया एंड इनवाइट द ऑडियंस टू मेक जजमेंट ऑन देम। तो उनका एपिक थिएटर में जो भी प्ले होते थे उनका सिंपल मतलब होता था कि आप ऑडियंस को वो चीज सर्व करेंगे, वो दिखाएंगे जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाए, बट अपने सेंस में रहते हुए उस प्ले को जज करे। Characters are not intended to mimic real peoples but to represent opposing side of an argument, archetype and stereotype. Like characters जो होते थे उस प्ले के, उनका मेन रीजन ये नहीं था कि वो लोगों की नकल करे सिर्फ स्टेज पर आके, बल्कि लोगों को वो बताने की कोशिश करते थे, उसका अपोजिट साइड दिखाने की कोशिश करते थे इन एपिक थिएटर में। नेक्स्ट आता है द ऑडियंस शुड ऑलवेज बी अवेयर दैट इट इज वॉचिंग अ प्ले एंड शुड रिमेन एट एन इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्शन। तो ब्रेट को ऐसा लगता था कि ऑडियंस को ये चीज पता होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक प्ले देख रहे हैं, आप उससे इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। आपको अपने इमोशंस को, उसके उनके जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनसे आपको दूर रखना है। ब्रेट्स डिस्क्राइब दिस आइडिया एज अ वर फ्रेम ड्रंक इफेक्ट। इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसका सिंपल और तीनों का सेम ही मीनिंग होता है, एलियनेशन इफेक्ट। लाइक यू आर अवे फ्रॉम द सोसाइटी, लाइक यू फील not a part of social group. It is a opposite of a suspension of disbelief. The common production technique in epic theatre include, ये important है, simplified non-realistic set designs and announcement or visual captions that interrupt and summarize the action. Brett used comedy to distance his audience from emotional or serious event. तो जो कॉमन जो उनके कॉमन टेक्निक्स होती थी प्ले को शो करने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, उसमें बहुत सिंपल चीज़ों का यूज़ करते थे, ज़्यादा सेट को रियलिस्टिक नहीं दिखाते थे, जैसे हमने पहले बताया था, पिछले मैंने वीडियोस में आपको बताया था। तो प्ले का जो सेट होता था बहुत सिंपल होता था, देख के ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी वाकई किसी अलग दुनिया में हैं, आपको लगता था कि आप वाकई कोई सिर्फ एक सेट पर बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। अनाउंसमेंट होती रहती थी, उसके बीच में विजुअल कैप्शन दिखाते थे वो लोग, और उनको इंटरप्ट कैसे करते थे, उसके अंदर उनकी समरी बताई जाती थी कि जो एक्शन चल रहा है उसका क्या मतलब चल रहा है। और ब्रेट ने जो उन्होंने लिखे थे प्ले, उसके अंदर वो कॉमेडी डालते थे ताकि ऑडियंस, जो हम बीच बीच में इमोशनल हो जाते हैं, उससे वो थोड़ा दूर हट जाए। एंड वॉज हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिकल एंड फेयर ग्राउंड परफॉर्मर पुटिंग म्यूजिक एंड सॉन्ग इन हिज प्ले। तो वही सेम चीज, तो वो अपने गानों मतलब अपने प्लेज में बहुत सारे सॉन्ग्स और म्यूजिक का यूज करते थे ताकि लोगों को जज करना हो। मतलब एपिक थिएटर में आप सिंपल अगर लिखेंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि एपिक थिएटर में ऑडियंस के लिए वो प्ले बनाए जाते थे जिनको वो इमोशनली अटैच नहीं हो और वो अपने सेंसेस में रह के उसको जज कर पाए। Acting in epic theatre required actor to play characters believably without convincing either the audience or themselves as they are truly the characters. तो उसमें जो एक्टिंग होती थी उसका सिंपल मतलब होता था कि आप ना खुद को कन्विंस करें ना ऑडियंस को कन्विंस करें कि आप एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। Brett's own social and political focus departed also from surrealism and theatre of cruelty, as developed in the writing and dramatic of Antonio Artaud, who sought to affect audience viciously, psychologically, physically, and irrationally. Artaud has pessimistic view of the world, but he believed that theatre could affect change. वो उनका माइंडेड ओपन होता था, लेकिन आर्टोड को ऐसा लगता था कि थिएटर से हम कोई चीज चेंज ला सकते हैं। His approach tried to remove the audience from the everyday chores and use symbolic objects to work within the emotions and soul of the audience. तो उनका जो मेन मोटो होता था प्ले लिखने का या प्ले करवाने का, तो उनका ऐसा होता था कि वो लोगों के जो रूटीन वर्क होता है उनसे उनको अलग कर पाए और ऐसी चीज़ों से उनको अटैच करें जिनसे वो इमोशनली और वो ऑडियंस के सोल तक पहुंच पाए। The goal was to attack the audience senses through an array of technical method and acting so that they would be brought out of their desensitizations and have to confront themselves through the use of an grotesque, the ugly and pain। मतलब
अपनी रियलिटी वो देख पाए। तो नेक्स्ट है हमारा थिएटर ऑफ एब्सर्ड। Theatre of the absurd is designation for a particular play written by a number of primarily European playwrights in the late 1940s, 1950s, and 1960s, as well as to the style of theatre which has evolved from their work. तो जो एब्सर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, मतलब ऐसा वर्क लिखना जो जर्नली हम देखते नहीं हैं। इसमें आप वेटेड ऑफ गॉडेड अगर आपने पढ़ा होगा तो वो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वो काफी एब्सर्ड प्ले है। तो इसको प्राइमरली यूरोपियन प्ले राइटर्स ने लिखा था लेट 1940, 50 इवन 60s में भी, जो स्लोली इस स्टाइल में उनका काम आगे इवॉल्व हुआ था। The term was coined by the critic Martin Esslin based on the Albert Campus philosophy that life is inherently without meaning as illustrated in his work. उनका जो वर्क था द मिथ ऑफ सिसिफस। तो ये जो एब्सर्ड की अगर बात करी जाए तो ये जो टर्म है ये मार्टिन एस्लिन ने कॉइंड किया था, पहली बार उन्होंने बताया था इसके बारे में। और किसके बेस पे बताया था उन्होंने? एल्बर्ट कैंपस की फिलॉसफी जो थी उनकी थी कि लाइफ का कुछ इनहेरेंटली विदाउट मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड इन हिज वर्क। तो उनके हिसाब से लाइफ का ऐसा कुछ खास मीनिंग नहीं होता है। तो आप इसका ये काम उनका मिथ ऑफ सिसिफस में देख सकते हैं। Though the term is applied to a wide range of plays, some characteristics consigned in many of the play. Broad comedy, often similar to vaudeville, mixed with horrific or tragic images. Characters caught in hopeless situations forced to do repetitive or meaningless actions, dialogue full of clinches, wordplay and nonsense, plot that are cyclic or absurdly expensive, either a parody or dismissal of realism and the concept of well-made play. तो इसी लाइनों में समझ आता है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में एक्चुअली होता क्या है। उसमें अजीबोगरीब आपको इमेजेस दिखाएंगे, कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशन में दिखाएंगे जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता, और उनको बार बार एक ही काम करना पड़ता है, मीनिंगलेस एक्शन करते हैं, कुछ भी काम करे उसका कुछ उसके पीछे को लॉजिकल नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, और डायलॉग्स में कुछ फोर्स नहीं है, बेहुदे अगर हम वर्ड कह सकते हैं वो यूज वैसे वाले होते हैं उनके। नॉनसेंस, आपको अगर देखोगे तो आपको सीरियसली समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली प्ले में चल क्या रहा है। इसलिए मैंने आपको वेटिंग ऑफ गॉडेट का एग्जाम्पल दिया है। ये अगर आप प्ले आपने देखा होगा तो इस प्ले में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रियली बहुत ही एब्सर्ड प्ले है। तो ये सारी चीजें या इनका किसी भी या तो हम इसमें किसी भी चीज की पैरोडी बनाते हैं और रियलिज्म के अपोजिट में उसको डिसमिस करके बनाया जाता है कि ये चीज इस काम की नहीं है। The first 1961 edition, Aslit presented the four defining playwrights of the movement as Samuel Beckett, Arthur Admoff, यूजीन लेनोस्को एंड जीन जैनेट। तो पहले जो एस्लिन के हिसाब से जो चार जो जो इन्हीं मूवमेंट के अंडर जो चार ये राइटर्स आते हैं, एंड इन सब्सिक्वेंट एडिशंस ही एडेड अ फिफ्थ प्लेराइट, हारोल्ड पिंटर. Although each of these writer has unique preoccupation and technique that go beyond the term absurd. तो ये इन्होंने जो थिएटर में एब्सर्ड थिएटर में काम किया है वो सिर्फ एब्सर्ड तक ही नहीं है, उनका काम उससे भी आगे का भी माना जाता है, लिखा गया है। अदर राइटर्स whom Esslin associated with this group include Tom Stoppard, Friedrich Dürrenmatt, Darren Matt, Fernando Arrabal, एडवर्ड एल्बी एंड जीन टेरेड्यू। तो वीडियो के एंड में कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट, तो इस टाइम के जो फेमस प्ले राइटर थे, जो ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये वाले जो हैं वो काफी मेजर हैं। बर्टोल्ट ब्रेट, जॉन आर्डेन, आर्नोल्ड वेस्कर, डेविड स्टोरे, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं कंटेम्प्रेरी प्ले ड्रामेटिस्ट में। मैंने इसमें सिर्फ 14 के नाम लिखे हैं, इसके अलावा अगर हम और भी अदर्स में देखें, ये तो हमारे मैंने बताई तो मेजर हो गए, लेकिन इनके अलावा ऐसे भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो वो ऑलमोस्ट 10 to 15 और हैं, बट वो मैंने इस वीडियो में डाले नहीं हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Make sure to comment
to know what more I can do for you. Thank you so much.